7 नंबर का है। तुम्हारा पेपर कैसा हुआ आज फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट? वो ठीक था। हाँ सर, मतलब प्रैक्टिकल। एक्सटर्नल वाले काफी स्ट्रिक्ट थे सर। अच्छा काफी बच्चों को -1 भी कर रहे थे सर बोर्ड है। के साथ। यस सर, मतलब हिलने भी नहीं दे रहे थे सर अपने जगह से, और अच्छा। एक एक के पास आके क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और स्टार्टिंग के रोल नंबर्स वगैरह को तो पेज देके कुछ न्यूमेरिकल जैसा कुछ सॉल्व भी करा रहे थे सर, उसके साथ साथ वाइवा के साथ। फिर मुझे वो प्रिज्म वाला मिला सर एक, और मुझे पोटेंशियोमीटर वाला मिला, तो उसी के तो, बेसिस क्वेश्चंस पूछे। तो तुमने जो पढ़ा वही आया फिर तो ठीक है। हाँ सर, और वहाँ से भी पूछे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ क्वेश्चंस पूछे सर। अच्छा अच्छा, फिर हुआ कैसा ओवरऑल तुम्हारा? 1-to-1 था वाइवा? यस सर, और मतलब मुझे एक प्रिज्म बना के दिया, और वहां से कह रहे थे कि यहाँ से पाथ आगे ड्रॉ करके दिखाओ करके, फिर वो बनाया मैंने। फिर पोटेंशियोमीटर वो कुछ बना रहे थे, फिर यहाँ से कुछ वो लेबल करने को बोल रहे थे सर, और फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ करंट में वो रिलेशन पूछ रहे थे। वो तो करवाया, बहुत अच्छे से करवाया मैंने। हाँ, वो तो एनईवीडी वो सब करना सर। फिर इसी डिवाइस से पूछ रहे थे कि रियोस्टेट वगैरह दिखाओ। फिर ओके। यही पूछ रहे थे कि पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं और वोल्ट मीटर क्यों नहीं करते। हाँ, तो बताया था आपको डिफरेंस? हाँ यस सर। हाँ, तो बता दिया होगा आपने। यस सर। ओके गुड। हालांकि मैंने लिखवाया भी है शायद, है ना? ये सारे पॉइंट्स लिखवाए भी हैं कि पोटेंशियोमीटर क्यों, वोल्टमीटर क्यों नहीं। यस सर। ओके, तो फाइनली फिर मतलब ठीक हुआ, राइट? हाँ यस सर। चलो वेरी गुड। सो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, ये 7 मार्क का आपके पेपर में आता है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, व्हाट आर द टॉपिक्स जो इस साल आएगा डिलीटेड पोर्शन को हटाने के बाद। ठीक है, देखो द फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी का रेंज क्या होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कितने टाइप्स, सेमीकंडक्टर से पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं, सेमीकंडक्टर क्यों चूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के फॉर्म में, एंड सो ऑन। ये सारी चीजें इंट्रोडक्शन हम पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि आपके बिल्कुल न्यू है ये। ठीक है, इसके पहले जो डुअल नेचर था और इसके पहले जो आपका एटम था, न्यूक्लियर था, इन सब का आपको एक आइडिया बेस था। पता था, यस सर। आइडिया था, केमिस्ट्री में भी पढ़ा था और पहले भी पढ़ा था। बट ये एक वैसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं के बराबर का आइडिया है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम अच्छे से देखेंगे। ठीक, इसके बाद फिर जो टॉपिक बढ़िया वाला है वो एनर्जी बैंड है। एनर्जी बैंड किस तरीके से डिवाइड होता है, मेटल का, नॉन मेटल का, सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड बनाते कैसे हैं। ठीक है, किस तरीके से सेमीकंडक्टर जो एक नॉर्मल टेम्परेचर के नीचे जो है, वो रूम टेम्परेचर के नीचे जो है वो एक नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता है और मेटल के जैसा बिहेव करने लगता है जब हम रूम टेम्परेचर पे या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे रखते हैं। सो ये चेंजेस क्यों आते हैं, इसके अलावा थर्मल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एंड सारी चीजें सब हम डिस्कस करेंगे और वहीं से फिर एनर्जी बैंड भी ड्रॉ करेंगे। एनर्जी बैंड हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कंडक्टर का भी, इंसुलेटर का भी, सेमीकंडक्टर का भी एनर्जी बैंड, कंडक्टर्स का भी, सेमीकंडक्टर्स का भी और इंसुलेटर्स का भी। ठीक, यस सर। ओके। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स भी पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक होता है, एक्सट्रिंसिक होता है, फिर आगे बताएंगे पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, डोपिंग क्या होता है, ये सब इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। इन फॉरवर्ड बायस्ड एंड रिवर्स बायस्ड, ये क्या होता है बताऊंगा आपको।
बायसिंग क्या होती है बताऊंगा आपको। हालांकि बायसिंग का मतलब पता है आपको, बायस मतलब होता है फेवर करना ना। So what do you mean by forward bias and reverse bias? ठीक। नंबर 5 रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। एंड रेक्टिफायर के अंदर हम डायोड यूज करते हैं। सो वी राइट द टॉपिक एज डायोड एज अ रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या होता है बताया था आपको, याद है? कि रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में डीसी में कन्वर्ट करती है। डायोड, हाँ यस डायोड। हाँ, तो रेक्टिफायर में डायोड ही तो यूज होता है। तो ये काम कौन करता है? डायोड ही तो ये काम करता है ना। हालांकि ये काम ट्रांजिस्टर में भी होता है, बट रेक्टिफायर एक बेसिक डिवाइस है, ट्रांजिस्टर उसका एडवांस डिवाइस है। ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ओके, अच्छा, जो डीसी को एसी में करे उसको क्या बोला था हमने, याद है? जनरेटर, जनरेटर। नहीं नहीं क्या बोला था? हाँ, तो ये तो पूछ रहा हूँ। जनरेटर तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना। जो ऐसी ऐसी डिवाइस जो डीसी करंट को एसी करंट में चेंज करे, यानी कि डीसी को एसी में चेंज करे। याद नहीं है? तुमने आज वाइवा दिया है ना फिजिक्स का, है? यस सर। क्या पढ़ के गई थी बेटा? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा फिर तुम्हारे ऊपर ऐसा है तो। इन्वर्टर, 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 इन्वर्टर। इतना सोचना पड़ेगा वाइवा में, इतना सोचना तो टाइम ही नहीं मिलेगा। यस पीएन जंक्शन डायोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद फिर लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। आज के तारीख में एलईडी का यूज हर जगह है, ठीक है। कुछ और भी डायोड्स पढ़ने हैं हमें। फोटो डायोड, फोटो डायोड और सोलर सेल। इतने टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर और ये 7 नंबर का है। जेना डायोड भी इस चैप्टर में था। जेना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर, जेना डायोड यूज वोल्टेज रेगुलेटर भी इस चैप्टर में था। ट्रांजिस्टर तो इस चैप्टर में कभी था ही नहीं, फिर भी लोग पढ़ाते हैं क्योंकि डायोड का एक्सटेंशन है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो जो टॉपिक डिलीट हो गया उसको तो हम बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। इतने टॉपिक्स हमें अभी हैं पढ़ने 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक। ओके, तो ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। आज के तारीख में जितनी भी डिवाइसेस हम यूज करते हैं ज्यादा करके वो इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं। जैसे तुम्हारे सामने तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, मेरे सामने मेरे पास मोबाइल फोन है, मेरे पास लैपटॉप है, चाहे मेरे पास राइटिंग पैड है, चाहे वो मेरे पास टीवी है। जितनी चीजें हैं ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। ज्यादा करके डिवाइसेस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होती हैं यही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहलाती हैं। क्योंकि आज देखो क्या था, स्टार्टिंग के दौर में काफी टाइम पहले जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी वो सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नहीं थी, ठीक है। कुछ ऐसे भी डिवाइसेस थे जो सेमीकंडक्टर के बिना वैक्यूम ट्यूब के फॉर्म में यूज करते थे, जो टीवी में पहले पिक्चर ट्यूब के तौर पे यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अब वैक्यूम ट्यूब का यूज नहीं के बराबर है, ज्यादा करके सेमीकंडक्टर ही यूज करते हैं एज ए सॉलिड स्टेट। पहले वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, वैक्यूम ट्यूब, और अब वो सॉलिड सेमीकंडक्टर उसके जगह पे यूज करते हैं। दोनों में ट्रांसमिशन चार्जेस का ही होता है, कैसे होता है दोनों को बताएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आज के तारीख में हमारे पास है वो ज्यादा करके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, क्योंकि उसके अंदर सेमीकंडक्टर एज अ सॉलिड स्टेट फॉर द चार्ज कैरियर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। काम कैसे करता है वो तो हमारे चैप्टर का पार्ट ही है, ठीक। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप जानते हो, आप देखते हो, बस ये मान के चलो कि इसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज हो रहा है और सेमीकंडक्टर ही चार्ज को फ्लो करवा रहा है और वही जो है पूरे हमारे डिवाइस को ऑपरेट कर रहा है। तो मोबाइल फोन के अंदर कभी मोबाइल फोन की सर्किट देखी है, जो उसका बोर्ड होता है पीसीबी? नहीं देखा है मोबाइल फोन कभी? मोबाइल पहले जो वो
होता था हाँ शायद, जो मोबाइल पीछे रिपेयर खोल होता सकते है। होते थे। हाँ 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 हाँ। ऐसे। नहीं तो उसमें भी सर्किट आपको नहीं दिखता था, पीछे जो खोलते थे उसमें से बैटरी निकलती थी, सर्किट आपको नहीं दिखता था। सर्किट ठीक। नहीं देखा। अच्छा। हाँ कभी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे नहीं गई हूँ जहाँ पे मोबाइल बनवाने के लिए, फिर कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको सर्किट दिखे, नहीं देखा कभी? या सर्किट नहीं देखा। लैपटॉप या टीवी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं भी, कहीं नहीं देखा? अच्छा ठीक है। तो जो सर्किट होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। और सेमीकंडक्टर की एक खासियत ही है कि वो बहुत छोटा डिवाइस जो है, बहुत छोटा डिवाइस, जैसे पहले की तारीख में ये समझ लो ना, आप जब बचपन में छोटे थे तो आपके पास जब कंप्यूटर होगा तो उसका एक बड़ा सा सीपीयू भी होगा ना? ये सब। हाँ उसके अलावा हम बैटरी भी, यूएसबी भी यूज करते थे, है ना? हाँ क्या, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बैटरी को क्या बोलते थे? यूसीपी, कौन क्या बोलते हैं उसको? सीपीयू और यूपीएस कुछ। यूपीएस जो भी बोलते थे यूपीएस। बैटरी को। ठीक। तो बैटरी भी यूज करते थे। ठीक। और वो अलग से था। लेकिन जब से चिप टेक्नोलॉजी आया, जब से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज होना शुरू हुआ, उसके बाद से लैपटॉप। लैपटॉप बना लिया हमने, और छोटा डिवाइस के लिए। यानी कि पहले एक सीपीयू जो प्रोसेसर था उसके लिए एक अलग सा डिब्बा बनाते थे, और उसी प्रोसेसर को, उससे एडवांस प्रोसेसर को हम एक लैपटॉप में एक चिप के फॉर्म में लगा देते हैं। वो चिप क्या है? वो सेमीकंडक्टर से बना है। ठीक है। मोबाइल फोन के अंदर कितना स्पेस मेमोरी है? 128 GB इंटरनल मेमोरी, और इतना समथिंग 16 GB रैम। तो ये जो इतना जीबी रैम का स्टोरेज है, ये स्टोरेज के लिए पहले एक बड़ा सा डिवाइस लगाते थे, लेकिन अब ये स्टोरेज छोटा सा चिप के अंदर आ जा रहा है। छोटा सा चिप, वो क्या है? सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर का जो इनोवेशन है ना, ये हमारे लिए इतना यूजफुल है कि फिजिक्स जो है, जैसे ना आप ये समझ लो कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो एक नया रिसर्च होता है, सिंपल। ठीक है। या नया रिसर्च होता है तो नई टेक्नोलॉजी आती है। तो जब सेमीकंडक्टर रिसर्च के बाद जब ये नया टेक्नोलॉजी आया, तो ये एक इतना बढ़िया इनोवेशन था ह्यूमन लाइफ के अंदर कि सारी चीजें हमारे लिए कन्वीनियंट हो गई। सेमीकंडक्टर डिवाइस, तुम गौर करो, तुम्हारे सामने टीवी है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, या कंप्यूटर है, या वॉशिंग मशीन का जो सर्किट है वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस से बना होता है। ठीक है। इसके अलावा जो टैबलेट्स बनी होती हैं वो सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। आज एक से एक टॉयज आते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, हैं। तो हॉस्पिटल मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर जो टेस्टिंग मशीन्स होती हैं वो भी सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती हैं। तो जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारी चीजों को इतना इजियर करके चला गया, कन्वीनियंट करके चला गया कि हमारे लाइफ में हमें उसको पढ़ना और जानना बहुत जरूरी है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस जो हमारे 12th के सिलेबस में है, हालांकि ये चैप्टर भले ही 7 नंबर का है, बट स्टिल हमें इस चीज को बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। और ये जाके एडवांस बन के 12th के बाद एक सेक्शन बना लेता है इंजीनियरिंग का, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अकेला अकेला ये सेक्शन बना लेगा। ठीक है। तो आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो एक सेक्शन बनता है, और फिर जाके सेमीकंडक्टर ये एक सेक्शन बनता है। ऑप्टिक्स कोई ऐसा बहुत हमारे लिए ऐसी चीज है नहीं। ठीक है। एनीवेज, तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है। So any device whose action is based on the controlled flow of electrons. Controlled word बड़ा important है, controlled flow of electrons. Any device whose action is based on the controlled flow of electrons through it is called as
इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसे डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो फ्लो होगी वो हम कंट्रोल करेंगे, वो हम कंट्रोल करेंगे। मुझे कितना इलेक्ट्रॉन से कितने चार्ज कैरियर चाहिए, कितना करंट चाहिए, वो हम कंट्रोल करेंगे। ऐसे डिवाइसेस को, जैसे मशीन, आपका वॉशिंग मशीन है, टाइमर लगा होता है, आप कंट्रोल ही तो कर रहे हो। आपका फोन है, आपके फोन के अंदर जितने डिवाइसेस हैं सारे, जितने भी एप्लीकेशंस हैं आपके फोन का, जितना भी यूज है सारा कंट्रोल्ड है। जब तक आप यहाँ पे इनपुट नहीं दोगे आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे आपका जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपने एक बार स्विच ऑन किया, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया, यू कैन नॉट कंट्रोल अनलेस, आपको सीधा ऑफ ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन फोन के अंदर क्या है, आपको जैसे मान लो कोई एक्टिविटी नहीं करनी है तो क्या फोन ऑफ करना होता है? नहीं, फोन के अंदर कंटिन्यूअस करंट है, बट आप फोन के यूज को आपने लिमिटेड कर दिया अपने कंट्रोल से। जैसे किसी एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तभी वो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। हाँ, यस, राइट। तो राइट। ये कंट्रोलिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देता है, बाकी और जगह पे नहीं मिलती है। एक आपने स्विच ऑन किया तो ट्यूबलाइट जलता रहेगा, और ट्यूबलाइट को बुझाना है तो स्विच ऑफ ही करना पड़ेगा, करंट को डायरेक्टली कट ही करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, आपका फोन ऑन है, उसके बावजूद भी म्यूजिक नहीं बज रहा है, उसके बावजूद भी वीडियो नहीं चल रहा है, उसके बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपने जैसी, करंट का फ्लो है उसके बावजूद, आपने जैसी कोई चीज क्लिक करी वो खुल गया, आपने स्टॉप किया, पॉज किया, बंद भी हो गया। रिमोट, लाइक अ रिमोट, आपका रिमोट भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप टीवी के चैनल्स को कंट्रोल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तुम्हारे सामने हैं, तुम सबको सोचो, दिमाग में लाओ और सोचो क्या सारी कंट्रोलिंग है। एग्जैक्टली सारी कंट्रोलिंग डिवाइसेस हैं, वो सारी कंट्रोल हो रही है, ठीक है। ओके ओके, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जब बनाया गया तो उसके दो तरीके थे। एक बनाया गया पहले वैक्यूम ट्यूब से, बाद में फिर वो सेमीकंडक्टर डिवाइस आया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के दो टाइप्स हैं। There are two types of electronic devices. जो पहला टाइप बनता है वो बनता है वैक्यूम, VACW, वैक्यूम ट्यूब से। और जो दूसरा बनता है वो बनता है सेमी कंडक्टर डिवाइस, जिसको सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहते हैं। वैक्यूम ट्यूब में क्या था, एक ट्यूब है जिसमें वैक्यूम है, खाली है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली फ्लो करता है उसके अंदर, ठीक है। और सॉलिड स्टेट में क्या होता है कि खाली नहीं है, वो सॉलिड है, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और उस फ्लो को हम कंट्रोल कर पाते हैं। वो कैसे करेंगे बताएंगे आप। सॉलिड स्टेट डिवाइस, इसी को सेमीकंडक्टर डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है बेटा, यस, ओके। अब बात करते हैं पहले वैक्यूम ट्यूब्स की। ठीक है, पहले बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स की। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस बनी है हमारे पास। पहला बना वैक्यूम डायोड या वैक्यूम ट्रायोड बना, वैक्यूम पेंटोड बना। कई सारी डिवाइसेस बनाई हमने वैक्यूम ट्यूब को लेकर के। वैक्यूम ट्यूब के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम समझते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। नाम से क्लियर है कि वैक्यूम ट्यूब का मतलब है कि एक ट्यूब होगी जो जिसमें वैक्यूम होगा। वैक्यूम क्यों होगा समझाते हैं। देखो क्या करते हैं, in vacuum tubes electrons are obtained from
A heated cathode and the flow of electrons is controlled by varying the voltage between its different electrodes. ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हीटेड कैथोड से ऑब्टेन करते हैं, यानी कि कैथोड क्या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो जब कैथोड को हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि जब कैथोड हीट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी मिलेगी, and that thermal energy of electrons will be converted into its kinetic energy, and hence the electron will get out of the atom, and then electrons will start moving into the vacuum tube. ठीक है, और इस फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज को वेरी करके या फिर उसके इलेक्ट्रोड को वेरी करके। ठीक है, इसमें एक और बात है बेटा कि वैक्यूम क्यों जरूरी है, कुछ अंदाजा लगा सकते हो आप, वैक्यूम क्यों जरूरी है? अगर अंदर एयर रहेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? एयर रहेगा तो ये नुकसान होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो डेफिनेटली एयर मॉलिक्यूल्स से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। एयर मॉलिक्यूल से कोलिजन होंगे तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी भी लॉस होगी, और उन लॉसेस को हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स 1 2 4 तो नहीं होंगे। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरा स्पेस एम्प्टी रहे, देयर शुड बी नो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर, ताकि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली हीटेड कैथोड से निकले और हमारे दूसरे इलेक्ट्रोड पे पहुंचे और एनर्जी की लॉसेस कम हो, जिससे हमारे डिवाइस प्रॉपर्ली ऑपरेट हो सके। ठीक है, A vacuum is necessary in the इंटर इलेक्ट्रोड रीजन, यानी जहां पे इलेक्ट्रोड लगे हैं, इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को निकल के जाना दूसरे इलेक्ट्रोड पे, दैट इज इंटर इलेक्ट्रोड रीजन। इंटर इलेक्ट्रोड रीजन, so that the electrons may not lose their energy on colliding with air molecules, in their path। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड, आगे। As electrons can flow only in one direction, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो एक ही डायरेक्शन में होगा बेटा, कैथोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकलेगा, ऑपोजिट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको वैक्यूम वॉल्व भी कहते हैं। वॉल्व में हमेशा फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम कैथोड टू एनोड। कैथोड आपका नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। सो वैक्यूम tubes are also known as vacuum valve।
ठीक। एंड इसमें थोड़ी परेशानी ये थी कि दे हैव लिमिटेड लाइफ एंड लो लायबिलिटी, लिमिटेड लाइफ एंड लो लायबिलिटी। इसीलिए फिर जाके सेमीकंडक्टर डिवाइस लाया गया, सॉलिड स्टेट डिवाइस लाया गया। ठीक है। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से भी जानते हैं। ठीक है। इस डिवाइस में क्या होता है, जो चार्ज कैरियर्स हैं, अच्छा यहाँ पे मैं चार्ज कैरियर वर्ड यूज करूंगा क्योंकि हम अब तक हम क्या जानते थे कि इलेक्ट्रॉन्स ही तो फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर दी ओनली चार्ज कैरियर, बट एक्चुअली में ये सही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट ओनली द चार्ज कैरियर्स, यहाँ पे कुछ और भी चार्ज कैरियर्स, कुछ नए खिलाड़ी भी आएंगे जिसको हम लोग होल कहेंगे। ठीक है। और वो होल का मूवमेंट कैसे होगा, चार्ज, हाँ क्या, होल सर, हाँ होल सर, होल मैम, सॉरी। इन सच डिवाइसेस, होल का मतलब वही होल जो ओपनिंग होती है, होल, होल मींस होल, सिंपल। हाँ, यहाँ कुछ नया ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी है नहीं, होल मतलब सिंपल वही होगा। अब ये कैसे क्रिएट होता है, क्यों होल का नाम देते हैं, वो पढ़ेंगे आगे। इन सच डिवाइसेस द चार्ज कैरियर्स, the charge carriers flow through solid state semiconductors, solid state सेमीकंडक्टर्स। चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं किसके थ्रू, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर के थ्रू, ना कि वैक्यूम ट्यूब के अंदर जहां पे सिर्फ वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे। वहां पे हमने टर्म इलेक्ट्रॉन यूज किया था, यहाँ पे टर्म इलेक्ट्रॉन नहीं यूज होगा, यहाँ पे टर्म चार्ज कैरियर होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज कैरियर सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक बेटा, ओके। एंड इन दीज डिवाइसेस, इस इन डिवाइसेस के अंदर, जैसे वहां पे हम हीटेड कैथोड यूज करते थे, कैथोड को हीट करके वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक के फॉर्म में मिलती थी, थर्मल टू काइनेटिक, देन इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एक्साइटिंग एंड मूविंग इनटू द वैक्यूम ट्यूब। यहाँ के अंदर क्या होता है कि एनर्जी सिर्फ हम हीट के थ्रू नहीं देते, हमने आपको बताया पीछे कि हमारा एक टॉपिक है फोटो डायोड, नाम ही क्लियर है कि यहाँ पे लाइट एनर्जी यूज की जा रही है ना सर, फोटो। हाँ, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर सिर्फ हीट एनर्जी ही एनर्जी का सोर्स नहीं होगा, जिससे हम जिस एनर्जी की वजह से चार्ज कैरियर विल स्टार्ट फ्लोइंग, यहाँ पे हम हीट के अलावा लाइट से भी कर सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कई तरीके हैं इन दिस डिवाइसेस। लाइट भी हो सकता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट भी हो सकता है, या फिर स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज, small applied voltage can change the number of charge carriers। चार्ज कैरियर्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। चार्ज कैरियर को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो करंट की वैल्यू घटेगी बढ़ेगी, सिंपल है ना। तो हम करंट की वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, सेमीकंडक्टर डिवाइस की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या होती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये छोटे से छोटे साइजेस में पॉसिबल है ना। हाँ, जो जब मैकबुक आया था तो मैकबुक की क्या खासियत थी कि उस टाइम पे सीपीयू था। सीपीयू एक अलग डिवाइस हुआ करता था जो कंप्यूटर के बाहर होता था, जो प्रोसेसिंग डिवाइस था। लेकिन जब मैकबुक आया, एप्पल ने बनाया, तो उसने उस प्रोसेसिंग डिवाइस को एक सिंगल चिप में कन्वर्ट किया, और वही इनोवेशन था उसका, जिसका नाम था आपका कौन, क्या था एप्पल का जो सीईओ, नाम क्या बोलो,
स्टीव जॉब्स। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, सीपीयू को एक चिप में कन्वर्ट कर दिया। और आज के तारीख में तो कौन कौन से चिप आते हैं इंटेल के, तुम्हें पता ही है, फोन लेती हो तो तुम्हें पता ही है ना। कौन सा प्रोसेसर है तुम्हारे फोन में? पता नहीं सर मेरे फोन में कौन सा है। गुड, डुअल कोर है, ऑक्टा कोर है, हैं? ये कुछ तो है। ओके गुड। चलो, जो मैं लिखवाऊंगा कम से कम रट लेना, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर डिवाइसेस आर, क्योंकि वही ऑप्शन है फिर, आर स्मॉल इन साइज। अच्छा, प्रोसेसर का काम क्या है बेटा? सर प्रोसेसर कौन से होते हैं सर, मतलब जो ऐसे बोलते हैं प्रोसेसर कि का काम क्या होता है? जैसे सीपीयू का काम क्या है? जैसे वो हाँ, जैसे वो स्नैपड्रैगन करके होते हैं वो सब है सर। क्या कर लेते हैं? स्नैपड्रैगन करके जो होता है वो सब। अरे वो तो नाम है ना। हाँ, वो तो नाम है ना, ये सब, ये तो एंड्रॉयड वर्जन के नाम नहीं बताओ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेसर प्रोसेस करेगा। रन प्रोसेस सिंपल ना। अब मैं कोई इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लो मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ आई, राइट। अब ये आई टाइप मैंने क्लिक कर दिया और ये 5 मिनट के बाद स्क्रीन पे दिखा, ठीक है। तो ये जो 5 मिनट समय किसमें लगा? प्रोसेसिंग में। हाँ, ठीक है। हाँ, तुम्हारा लैपटॉप तुम्हारे पास है? यस सर। कौन सा है? i3 है, i5, i7, कौन सा है? या कोई और है? रेजिन क्या बोलते हैं जो उसके होते हैं? लैपटॉप तो डेल का है सर। अरे बेटा डेल का है। i5 है या i3 है? या i5 i3 क्या है? दिस इज द प्रोसेसर। इंटेल का ये सीरीज है प्रोसेसर का, i3, i5, i7। जैसे ना आप जो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज होते हैं ना, विंडो 10, विंडो 10.1 भी आ गया है ना। इसके पहले क्या था? विंडो, बोलो, 10 के पहले कौन सा था? 8 था, 7 था, है ना। हाँ, तो ये सब, हाँ, तो ये सब जो अपडेट होके, अपग्रेड होके नया वर्जन आता है ना, तो ये जो प्रोसेसर है इंटेल का, सबसे पहले प्रोसेसर आया था पेंटियम के नाम से, ठीक है। और इसके बाद फिर पेंटियम 1 आया, 2 आया, कई सारे प्रोसेसर आए। आज के तारीख में इंटेल कोर i7, ठीक है। और जो एसर बनाती है लैपटॉप, उसमें इंटेल का प्रोसेसर नहीं होता, उसके अंदर i5 i7 नहीं होता, उसके अंदर जनरली प्रोसेसर दूसरे नाम से होते हैं, ठीक है। या फिर नोकिया के अंदर जो एंड्रॉयड वर्जन जहाँ पे नहीं है, वहाँ पे प्रोसेसर का नाम कुछ और है। तो एंड्रॉयड के प्रोसेसर के नाम कुछ और है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोसेसर के नाम कुछ और है, यानी कि जो विंडोज लैपटॉप है या विंडोज फोन जो भी है, उसके प्रोसेसर के नाम अलग हैं और बाकी कंपनीज के प्रोसेसर के नाम अलग हैं। डेल, एचपी, ये सब जो है जनरली इंटेल के प्रोसेसर ही यूज करते हैं। इंटेल के, यस। हाँ, ठीक है। और जैसे हाँ, ये i5 i7 जो कॉमन नाम सुनती हो, ये प्रोसेसर के है नाम है। और i7 का मतलब है सबसे अपडेटेड प्रोसेसर, और ये बहुत फास्ट होगा। i7 i से थोड़ा स्लो होगा, i5 थोड़ा में वो डिफरेंस आप जज नहीं कर पाओगे, बट होगा स्लो। और i3 उससे भी स्लो होगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेसर हैं, आई बात समझ में? और प्रोसेसर का काम क्या है? प्रोसेसिंग स्पीड। हाँ, प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है। कई बार ऐसा भी हमारे स्कूल में हुआ करता था कि एक बत्ती थी, एक लाइट थी, लाइट को हम ऑन करते थे, 5 मिनट के बाद वो जल जाता था, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसका प्रोसेसर कितना स्लो हो गया। हालांकि वहां पे प्रोसेसर है नहीं, वहां पे कुछ और मसला है, ठीक। बट प्रोसेसर को समझाने का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो कोई भी आप इनपुट देते हो, आपको आउटपुट कितनी देर के बाद मिलता है। या फिर सपोज मान लो फॉर एग्जांपल, एक साथ आपने 10 स्लाइड खोला हुआ है, एक साथ आपने 10 टैब खोले हुए हैं, ठीक है। तो अगर प्रोसेसर आपका पुराना होगा तो फिर वो हैंग करेगा, ठीक है। आपके फोन में भी वैसे ही होता है कि आप एक बार में 10 टैब खोल लो, और जैसे मान लो जो थोड़े ज्यादा
स्पेस स्टोरेज वाले जो गेम होते हैं, अगर तुम उसको खोल के बैठ जाओ और साथ में 10 गूगल के स्लाइड भी खुले हो, तो फिर तो समझ लो कि फोन की बैंड बज जाती है और फिर फोन हैंग करना शुरू हो जाता है। ठीक यस है। सर। हाँ, तो वो चीज किससे ओवरकम होती है? प्रोसेसर से। अगर प्रोसेसर फास्ट से। प्रोसेसर है, ठीक है, ऑक्टा कोर है, तो फिर वो ऑक्टा कोर का मतलब है कि 8 अलग अलग, ठीक है, 8 डिविजन होते हैं प्रोसेसर के, और क्वालकॉम के 4 डिविजन होते हैं, ठीक है, डुअल कोर के 2 डिविजन होते हैं। तो इस तरीके से प्रोसेसर के डिविजन किए गए ताकि सबका काम बट जाए, ठीक है, और हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। ठीक, ओके। हाँ, तो खैर ये होता है प्रोसेसर का काम। तो सेमीकंडक्टर की ये सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये छोटा डिवाइस कितना छोटा भी इसको हम बना सकते हैं। और ये समझ लो कि एक प्रोसेसर है जो बहुत छोटा है साइज में, और उसके अंदर हमने 8 डिवीजन कर दिए। तो समझ लो कि सेमीकंडक्टर की खासियत कितनी अच्छी है ना। डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइज एंड कंज्यूम लो पावर। लो पावर, आपके जो फोन की बैटरी है, क्या इस बैटरी को यूज करके तुम बल्ब जला सकते हो? नहीं, क्योंकि आपका जो फोन का बैटरी है ये बहुत कम पावर का है, बहुत कम, बहुत कम, और उतने पे तुम्हारा फोन बढ़िया चलता है, शानदार चलता है ना। तो क्योंकि फोन आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसको लो पावर की जरूरत है, लो पावर से काम चल गया, है ना। आज के तारीख में टीवी, कौन टीवी खरीदता है? एलसीडी कोई नहीं खरीदता, सब लोग एलईडी खरीदते हैं। एलईडी। एलईडी क्या है? सेमीकंडक्टर है, लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस है और वो कम पावर कंज्यूम करता है। और दुकान में जब खरीदने जाओगे तो दुकानदार बोलता भी है कि सर एलईडी लो, ठीक है, क्योंकि एलईडी पावर कम कंज्यूम करेगा, पावर सेविंग भी है। ठीक, हाँ हाँ, रेट का फासला तो होता है, प्लस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एलईडी कम पावर कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू एलसीडी। हालांकि वो भी इलेक्ट्रॉनिक था, लेकिन एलईडी उसका अपडेटेड चीज है, ठीक है। वो क्यों होता है वो चीजें आप पढ़ोगे जब आप हाई क्लास में जाओगे तब। ओके, कंज्यूम लो पावर एंड ऑपरेट एट लो वोल्टेज। आपके फोन में अगर 1% बैटरी भी है तब भी तुम कॉल कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो अब समझ लो कि एक तो बैटरी की ऑलरेडी पावर कम था, उसके बाद उस बैटरी में चार्ज सिर्फ 1% बाकी है, तब भी तुमने कॉल कर दिया। मतलब कि सेमीकंडक्टर का सोचो कि कितना कम वोल्टेज पे वो ऑपरेट हो सकता है। समझ गए? लो वोल्टेज। एंड दे हैव लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर उल्टा था, इसका लाइफ भी कम था और रिलायबिलिटी भी कम थी। हाँ, लॉन्ग लाइफ का मतलब ये नहीं है कि टीवी को तोड़ दोगे तो वो टूटेगा नहीं, या फोन को तोड़ दोगे तो टूटेगा नहीं, ठीक है। बट अगर जो उसके ज्यादा टाइम पीरियड, हाँ, ज्यादा टाइम पीरियड तक इस्तेमाल कर सकते हो उसके अंदर। अब ये समझ लो ना, जैसे आज की तारीख में तो ये होता है कि फोन जो है हर 2 महीने के बाद या 4 महीने के बाद जो भी नया फोन आता है वो अपडेट हो जाता है, ठीक है, उसका नेक्स्ट वर्जन आ जाता है। तो फिर वो फोन तुम्हें दूसरे के कंपेरेटिवली तुम्हें लगता है कि यार मेरा फोन स्लो हो गया, हालांकि वैसा है नहीं, ठीक है। तो वहां पे फिर तुम फोन वन जो भी चेंज करना चाहते हो चेंज कर लेते हो। तो लाइफ उसकी कम नहीं होती है जब तक कि कोई फिजिकल डैमेज नहीं होगा, फोन जो है वो खराब जनरली नहीं होता है। मतलब मेरा फोन तो आज तक कोई खराब हुआ नहीं, फोन या तो चोरी हो गया या टूट गया, जैसे कल ही मेरा फोन टूट गया, तो वो अलग चीज है। फिजिकल डैमेज इज डिफरेंट थिंग। लॉन्ग लाइफ यहाँ पे ये है जो सेमीकंडक्टर की जो क्वालिटीज है या फिर उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज पे वो काफी ड्यूरेबल है, ठीक है। हाँ, ओके। अब सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी यानी कि मेटल से या इंसुलेटर से किस तरीके से वो किस पॉइंट पे डिफरेंट है, ठीक है। सो लेट मी राइट क्लासिफिकेशन of solids on the basis of their electrical properties.
सॉलिड में जनरली कौन कौन से मिलते हैं? पहला मेटल, इंसुलेटर एंड नॉन सेमीकंडक्टर यानी कि मेटेलॉइड। ठीक है। मेटल की खासियत यह है कि इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, लो रेजिस्टिविटी, एंड इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, हाई ज्यादा होती है। कंडक्टिविटी। लो रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी। ठीक। और इसकी जो रेजिस्टिविटी का लिमिटेशन रेंज है दैट इज नियरली 10⁻⁻2 से लेकर के 10⁻⁸ ओम मीटर तक होता है इसकी रेजिस्टिविटी। मेटल की रेजिस्टिविटी बहुत कम, 10⁻⁸। सोचो इट, जस्ट सोचो। अच्छा, सबसे कम रेजिस्टिविटी वाला मेटल कौन सा है? लोवेस्ट रेजिस्टिव मेटल। मेटल सर, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, 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 कॉपर और हाँ कॉपर। ठीक है, चलेगा। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। एंड कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी की जो होता है मेटल का वो 10⁻² से वेरी करता है 10⁸ sm डैश। ठीक है, ओके। अच्छा, sm डैश लिखा था, एस क्या होता है यहाँ पे? सीमेंस। कंडक्टिविटी तुम्हें पढ़ना नहीं था, चलो ठीक है। एनीवेज, दूसरा है क्या? इंसुलेटर। इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। हाई रेजिस्टिविटी एंड लो कंडक्टिविटी। ठीक। रेजिस्टिविटी कितना ज्यादा होती है? इट इज नियरली 10⁸ ओम मीटर +8 एंड लो कंडक्टिविटी नियरली 10⁻⁻8 सीमेंस पर मीटर। ठीक। थर्ड इज सेमीकंडक्टर्स, और सेमीकंडक्टर्स में दोनों के दोनों मॉडरेट होते हैं। सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी बोथ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी आर इंटरमीडिएट to both metals and insulators. अच्छा बेटा, इंसुलेटर और नॉन मेटल के एक ही चीज है या अलग अलग है? इंसुलेटर और नॉन मेटल क्या दोनों एक ही चीज है या सेम है? सेम है सर। पक्का? अच्छा। नहीं सर, नॉन मतलब नॉन जैसे इफ आई विल आस्क यू वुड, ये नॉन मेटल है, इंसुलेटर है, मेटल है, हाँ इंसुलेटर है यस सर। या नॉन मेटल है? नॉन मेटल भी है, इंसुलेटर नॉन मेटल भी है, ओके। अच्छा, जो एलिमेंट्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कितने फॉर्म में की गई? ब्रॉडर फॉर्म में, ब्रॉडर एस्पेक्ट में बताओ, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किन किन फॉर्म में की गई? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स ये तीनों के तीनों क्या हैं? एलिमेंट है ना? यस सर। वुड क्या है? एलिमेंट है? नो। कौन सा एलिमेंट है? इसका सिंबल बताओ।
एटॉमिक मास बताओ इसका, है कोई एलिमेंट? नो नहीं सर। है। हाँ, तो अब डिफरेंस समझ आया इंसुलेटर और नॉन मेटल में। यस। हाँ, नॉन मेटल क्या होता है, एक जो एलिमेंट होता है। हाँ, और इंसुलेटर तो कोई भी हो सकता है, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कुछ भी इंसुलेटर हो सकता है। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो इंसुलेटर, दैट्स इट। चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल, सॉरी, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, ये कुछ भी हो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे वो इंसुलेटर। तो ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, लेकिन सारे इंसुलेटर नॉन मेटल मेटल नहीं होते। नहीं होते। आ गया समझ? यस सर। 7वीं क्लास में पढ़ाया होगा ये सब चीजें, भूल जाते ना, 5 साल पुरानी बात कैसे याद रहेगा सर आपके? ये तो 12वीं का जो हमने अभी पढ़ा था वो तो याद ही नहीं है। ओके, तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर 5 से लेकर के 10 टू द पावर 0 यानी कि 1 तक होती है, ओम मीटर। ठीक, और सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है बच्चे, वो होती है 10 टू द पावर -5 से लेकर के 10 टू द पावर 0 सेंटीमीटर तक, SM इनवर्स। ठीक, यस। ओके। अच्छा, इसको क्या कहते हैं बेटा? रो। रो। इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। सिग्मा। सिग्मा से कंडक्टिविटी को दर्शाते हैं और रो से रेजिस्टिविटी को दर्शाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और कंडक्टेंस की यूनिट होती है मो। एम, हाँ, OHM, उसका उल्टा MHO। ठीक, ओके। अब सेमीकंडक्टर्स को क्लासिफाई करते हैं, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले भी हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की जो क्लासिफिकेशन है वो केमिकल कॉम्पोजिशन पे की जाती है, उसके अंदर क्या चीजें हैं। तो ऑल मेटलॉइड्स आर नॉट सेमीकंडक्टर, या ऑल सेमीकंडक्टर, सॉरी, ऑल मेटलॉइड्स आर सेमीकंडक्टर बट ऑल सेमीकंडक्टर्स आर नॉट मेटलॉइड। तो सेमीकंडक्टर कोई जरूरी नहीं है कि वो मेटलॉइड ही हो, यानी कि वो एलिमेंट ही हो। सेमीकंडक्टर एक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, हम बताएंगे अभी। ठीक, तो जो क्लासिफिकेशन की गई उसका बेसिस क्या था? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इज केमिकल कॉम्पोजिशन। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब केमिकल कॉम्पोजिशन से तुमको क्लियर हो जाएगा कि एक से ज्यादा एलिमेंट्स भी सेमीकंडक्टर बनाते हैं, यानी कंपाउंड भी सेमीकंडक्टर हो सकता है। ठीक है बेटा? हाँ, जो पहला सेमीकंडक्टर है दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जो मैंने अभी बताया तुमको कि सेमीकंडक्टर एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर यानी कि एक एलिमेंट को उठाया, यानी कि मेटलॉइड को उठाया, सेमीकंडक्टर को यूज सेमीकंडक्टर बना लिया, यानी कि एज ए सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो वो कौन कौन से मेटलॉइड्स हैं बेटा? मेटलॉइड्स के 2-4 नाम बताओ। तुमने, मुझे पता है आपने सेमीकंडक्टर चैप्टर का टेस्ट भी दिया है और शायद एग्जाम में भी आया था। ठीक है, यस सर। मेटल्स तो आर्सेनिक। हाँ बोलो क्या? आर्सेनिक। आर्सेनिक, ठीक है ठीक है ठीक है, आर्सेनिक और है। हाँ, आर्सेनिक है तो फिर बोरोन भी है, सल्फर। बोरोन भी है, ठीक है, और सिलिकॉन भी है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। जर्मेनियम भी है। ठीक है, गैलियम भी लिखते हैं, लेकिन गैलियम मेटल की कैटेगरी में आता है। वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो सेमीकंडक्टर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स हैं। दूसरा है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कंपाउंड भी होता है भाई, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। पता नहीं आपके टीचर ने स्कूल में पढ़ाया था, नहीं पढ़ा था, आई डोंट नो। IDK। हाँ, मेरे को याद हो गया उस दिन के बाद से। ओके, तो कंपाउंड सेमीकंडक्टर को 2 तरीके से लिखते हैं, एक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक।
So first is inorganic. Inorganic semiconductors like CDS, like GAS. अब ये CDS और GS क्या तुमको केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो ना, बताओ। बोलो CDS कौन सा कंपाउंड बनाएगा, जल्दी बोलो। CDS तो वो कैडमियम सल्फाइड, कौन सा सल्फाइड है? एस तो सल्फर है ना, सल्फाइड। हाँ, CDS कुछ कैडमियम सल्फाइड। क्या एस तो सल्फर है और CD क्या है? कुछ सल्फाइड है सर। तो CD क्या है? कैडमियम ना। कैडमियम, अरे कैडमियम पीरियोडिक टेबल सल्फाइड, तुमको याद नहीं है? कैडमियम सल्फाइड से कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड। और GAS क्या है? गैलियम सल्फाइड। और AS क्या है? AS है बेटा, सल्फर नहीं है। AS क्या है? अभी बोला ना तुमने, आर्सेनिक। AS यस सर। आर्सेनाइड। एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हुई केमिस्ट्री की? यस सर। अच्छा 1 आवर रिसर्च। अच्छा ओके। कितने चैप्टर्स हो गए बेटा? एक सर। एक सर, वाओ। कितने चैप्टर हैं टोटल? 15 16? ऐसे है अभी तक, क्योंकि सर आज फिर प्रैक्टिकल था तो मैम तब तक स्कूल से चले गए थे सर। ओके गुड, ठीक है, यू अंडरस्टैंड बेटर फॉर यू। चलो, तो ऑर्गेनिक में पोलीपाइरोल पहला, दूसरा पोलीथायोफीन, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। और ऊपर वाले कैडमियम सल्फाइड एंड गैलियम आर्सेनाइड, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स हैं। ठीक है। हाँ, अब इसके बारे में इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक क्या होता है, ये सारी चीजें जब यानी कि चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया सेमीकंडक्टर का। ठीक है। हाँ, कल हम लोग इसको और डिटेल में एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वैलेंस बॉन्ड क्या होता है, एनर्जी बैंड क्या होता है, ये सारा जो यानी कि चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। और वही पार्ट है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। डोपिंग कैसे करेंगे, एक्सट्रिंसिक कैसे बनाएंगे, डोपिंग में N टाइप क्या है, डोपिंग में P टाइप क्या है, पेंटावैलेंट क्या है, ट्राईवैलेंट क्या है, ये सब। ठीक है। तो जितना मैं इस चैप्टर के नोट्स लिखवा रहा हूँ और जितना बता रहा हूँ वो मोर देन एनफ है। आपको जरूरत नहीं है कि आप फिर बुक से भी पढ़ें। ठीक है। तो आई विल रिकमेंड कि अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो और इतना ही पढ़ लो। 7 नंबर में से 7 नंबर पूरे क्वेश्चन इसी में से होंगे। आप पूरा पढ़ के जाओगे तो 7 में से 7 लेकर आओगे। और बहुत आसान है स्कोर करना, बहुत आसान है स्कोर करना इससे।